नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं जी पुरवैया। एक नाम ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं। फिर अचानक खबर मिलती है कि कलाम साहब नहीं रहे। सोमवार की रात 7:45 बजे उनका देहावसान हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा देश सदमे में डूब गया, शोक की लहर फैल गई। सोमवार की सुबह आतंकी हमले के साथ शुरू होती है। ये आतंकी हमला पंजाब में होता है और फिर देर शाम कलाम साहब की खबर आती है, वो नहीं रहे। लेकिन अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी वो नहीं रुके। वो शिलांग के IIM में छात्रों को संबोधित करने गए थे। वहीं वो गिरते हैं और फिर हमेशा के लिए सो जाते हैं। कलाम आखिरी वक्त तक एक टीचर के तौर पर ही जाने गए और यही उनकी आखिरी इच्छा भी थी। अब्दुल कलाम, उनके अंदर सागर जितनी गहराई और आसमान जितनी ऊंचाई थी। वर्तमान कालखंड में शायद ही कोई कलाम के कद को छू सके। अब वो भौतिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। कलाम मरा नहीं करते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हां, कलाम भी कुछ ऐसे ही थे। उन जैसा शख्स इस कालखंड में न हुआ था और न हुआ है। एक ऐसा शख्स जो किसी सीमा के दायरे में नहीं बंधा था। एक ऐसा शख्स जिसे देश की फिक्र थी। एक ऐसा शख्स जिसका मानना था कि जब सूरज रोज सुबह निकलता है तो फिर हर दिन अपने लिए शुभ होता है। काम की धुन का पक्का आदमी, ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी काम करता रहा। कलाम हमेशा कहते थे कि वो एक टीचर है और दुनिया उन्हें एक टीचर के तौर पर ही जाने पहचाने। संयोग देखिए, ये महान हस्ती अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी लोगों को ज्ञान ही दे रहा था। शिलांग के IIM में छात्रों से बात करने पहुंचे थे। देश की राजनीति की भी उन्हें बहुत फिक्र थी। संसद ठप था। इसका समाधान वो छात्रों से ही पूछना चाह रहे थे। वो सीढ़ियों पर चढ़े ही थे कि गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कलाम साहब को संभालने की कोशिश की गई। उन्हें उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। मौजूद सभी लोगों की धड़कनें थम चुकी थी। ये क्या हो गया? अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी काफ़ी कोशिशें की, लेकिन एक महामानव हमें छोड़कर जा चुका था। डॉक्टर उसकी धड़कनों की धड़कन को खामोश होने से नहीं रोक सके। लाख कोशिशें भी काम नहीं आई। कलाम साहब हमसे जुदा हो चुके थे। पृथ्वी के मिसाइल मैन को आकाश ने बुला लिया था। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। हर आंख डबडबा गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कलाम साहब यूं अचानक हमें छोड़कर चले जाएंगे। शाम 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। एक युग का अंत हो चुका था। 15 अक्टूबर 1931 से शुरू हुआ सफर 27 जुलाई 2015 को थम चुका था। लेकिन कलाम कभी मरते नहीं। वो दिलों में जिंदा रहते हैं, हमारे, आपके और उन सभी लोगों के जहन में जो उन्हें मानते हैं, जो उन्हें जानते हैं। आज जन्नत भी खुद पर गर्व महसूस कर रहा होगा कि उसे कलाम नसीब हुए। कलाम साहब, आप हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे आदर्शों में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये सफर बेहद ही संघर्ष में रहा, लेकिन उतना ही रोचक भी। कलाम ने हर फासले को पार किया। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि अखबार बेचने वाले की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज में भी छपेगी।
रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव, ये वो पावन जगह है जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जन्म लिया। पिता जैनुल अबादीन और मां आशियम्मा के घर कलाम पैदा हुए थे। ये एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार था। पिता दिखावे की दुनिया से दूर रहने वाले शख्स थे, लिहाजा अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन सादगी में गुजरा, भौतिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से। जैसा कि कलाम साहब ने खुद अपनी किताब अग्नि की उड़ान में जिक्र किया है, अब्दुल कलाम की उम्र तब 6 साल की रही होगी जब उनके पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। बचपन में कलाम ने अखबारें बेचने का भी काम किया। तब किसी को मालूम नहीं था कि जो लड़का आज अखबार बेच रहा है, कल वो अखबार की सुर्खियां बनेगा। अखबार के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर छपेगी। लेकिन ये चीज़ें फिलहाल वक्त की आगोश में छिपी थी। कलाम के जीवन में संघर्ष का दौर बाकी था। इन संघर्षों को पार कर वो आगे बढ़ते रहे। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे कलाम साहब अपनी 5वीं के टीचर को बताते थे। वो कहा करते थे, सुब्रमण्यम अय्यर हमारे अच्छे टीचर्स में से एक थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका जवाब नहीं दिया। अगले दिन सभी बच्चों को लेकर वो समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां कई पंछी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र किनारे उड़ रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां उन्होंने हमें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में सहायक होता है। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गई कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूं। और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बना। मैंने बाद में फिजिक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। फिर आता है साल 1962। अब्दुल कलाम इसरो पहुंचते हैं। कलाम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। इसके बाद फिर साल 1980 आता है। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया जाता है। इस सफलता के साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब्दुल कलाम के लिए भी ये बेहद गौरव वाली बात थी। इसके बाद फिर ये कदम और ये इरादे थकते नहीं, रुकते नहीं, सफर आगे बढ़ता रहता है और भारत सफलता के नए आयाम गढ़ता रहता है। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। अब भारत का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी और कलाम साहब अपने काम में जुटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। जी हाँ, 1982 में कलाम को DRDL का डायरेक्टर बनाया जाता है। इसके बाद स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। अब यहाँ से भारत की तस्वीर बदलने वाली थी, भविष्य की बुनियाद रखी जाने वाली थी और कलाम मिसाइल मैन के तौर पर बनकर सामने आते हैं। ये वो दौर था जब भारत में जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल बनाने पर जोर दिया जा रहा था। समय बदल रहा था, तकनीक आगे बढ़ रही थी, लिहाजा भारत ने भी मिसाइल को लेकर विकास करना शुरू कर दिया। अब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर भी काम शुरू हुआ। इसके बाद वो वक्त भी आ गया जब भारत ने ऐसी मिसाइलों को बनाना शुरू कर दिया।
सितंबर 1985 त्रिशूल, फरवरी 1988 पृथ्वी, मई 1989 अग्नि। आगे चलकर रूस के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की योजना बनी। इसके लिए ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे कहीं से भी दागा जा सकता है। कलाम अब मिसाइल मैन बन चुके थे। उनकी पहचान मिसाइल मैन के रूप में हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये वो शख्स था जिसने गरीबी में दिन गुजारे थे, संघर्ष किया था, जिंदगी के हर पहलू को जाना था, समझा था। उसे देश की फिक्र थी, चिंता थी और देश को ऐसा सपूत की जरूरत थी। राष्ट्रपति भवन कलाम साहब के इंतजार में आंखें बिछाए बैठा था। कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम अपने व्याख्यान के बाद वापस अपने कमरे में आ गए थे। वापस आने के दौरान ही उनके विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए कलानिधि पीछे से कलाम के पास आए। कलानिधि ने कलाम को बताया कि उनके लिए कार्यालय में कई बार फोन आ चुके हैं। कोई बात करने के लिए काफी उत्सुक है। कलाम जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, उनका फोन बज रहा था। फोन उठाने पर उधर से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। कलाम आगे बताते हैं, अभी मैं फोन पर प्रधानमंत्री से बात करने का इंतजार कर रहा था, तभी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मेरे सेल फोन पर फोन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुझे फोन करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कृपया ना मत कहिएगा। जब मैं नायडू से बात कर रहा था तभी फोन पर अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पूछा, कलाम आपका शैक्षणिक जीवन कैसा है? इसके बाद वाजपेयी ने कलाम से कहा कि आपके लिए एक जरूरी खबर है। हमने फैसला किया है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। मुझे आपकी सहमति के तौर पर केवल हाँ चाहिए, ना नहीं। इसके बाद कलाम वाजपेयी से 2 घंटे का वक्त मांगते हैं ताकि वो फैसला कर सके। काफी सोच विचार के बाद कलाम ने जवाब दिया, मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए ये प्रस्ताव स्वीकार करूंगा और मैं सभी पार्टियों का प्रत्याशी बनना चाहूंगा। इसके बाद पूरे देश में ये बात फैल जाती है। कलाम के पास ढेर सारे फोन आने लगते हैं। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और फिर तारीख आती है 18 जून, जब कलाम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए आवेदन करते हैं। और फिर 18 जुलाई को कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से 100 बच्चों को शामिल किया गया और कलाम साहब राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कलाम सही मायनों में मध्य वर्ग के लिए नायक कहे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभाव में पले बढ़े, तकलीफें देखी, आगे बढ़ने के रास्ते में ऐसी ऐसी रुकावटें आई जो किसी और के सामने आती तो वो अपनी विफलता का कारण मानकर हताश हो जाता। पर कलाम न तो रुके और न ही किसी और को रुकते देखना चाहते थे, इसलिए कुछ संदेश दिया उन्होंने। वो बातें क्या थी, आइए देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के रूप में याद किया जाना चाहता हूं। जी हां, विज्ञान के क्षेत्र में एक युग पुरुष का दर्जा हासिल करने वाले कलाम की इच्छा बस इतनी थी कि दुनिया उन्हें शिक्षक माने, शिक्षक के रूप में जाने, न महामहिम राष्ट्रपति के रूप में मौजूदगी और न मिसाइल मैन की उपाधि। याद रहे तो बस वो सबक जो उन्होंने असंख्य लोगों को दी। दुनिया के 20 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले अब्दुल कलाम जानते थे कि हिंदुस्तान सपने देखने वालों का देश है
यहां अभाव में भी आगे बढ़ने के सपने पलते हैं। यहां धीरे ही सही उड़ने के अरमान पलते हैं। इसलिए कलाम ने सबसे पहले यही कहा कि सपने सच हों, इसके लिए सपने देखना जरूरी है। शायद इसकी प्रेरणा उन्हें नदी के किनारे से मिली, जहां पहली बार उन्होंने पक्षियों के उड़ने के विषय में सीखा था और फिर उसे समझने का सपना देखा था। पर कलाम जानते थे कि जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होता। इसलिए उनका दूसरा संदेश था, सफलता के लिए मुश्किलों का सामना जरूरी है। न पढ़ने के पैसे थे, न सुख की कोई सुविधा। मुश्किलों का सामना करके ही कलाम महामहिम बने। रामेश्वरम की संकरी गलियों से लेकर दुनिया के मानचित्र तक पहुंचने का सफर कलाम के लिए भी आसान नहीं था, पर वो सीखते गए और दुनिया के लिए सबक देते गए। और शायद इसलिए उनका मानना था कि भगवान उसी की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। कलाम एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां अभाव की भाषा सफलता की कहानी लिखने के लिए चुनौती थी, पर उनकी सोच ने ही उन्हें अलग रास्ता दिखाया था। और जब वो सफल हुए तो लोगों से भी कहा कि अलग ढंग से सोचने का साहस करो, आविष्कार करो। कलाम कभी विदेश ट्रेनिंग के लिए नहीं गए। उनके जेहन में तो बस विज्ञान को लेकर सवाल थे, जिनका जवाब वो खुद तलाशना चाहते थे। और तलाशते हुए एक दिन भारत को मिसाइल संपन्न भी करा दिया। इसलिए वो कहते थे कि छात्रों को प्रश्न पूछना चाहिए, ये उनका सर्वोत्तम गुण है। कलाम को इस बात का एहसास भी था कि 120 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए कई व्यवहारिक समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए देश की तरक्की से लेकर भ्रष्टाचार तक को रोकने के लिए उनका नजरिया अलग था। और कलाम ने जो भ्रष्टाचार के विषय में कहा, वो पहली बार कहा गया। उन्होंने कहा कि माता पिता और शिक्षक देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को कानून से अलग रखकर पारिवारिक सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह वाकई उनकी दूरदृष्टि ही थी। और इस दूरदृष्टि में आने वाले युग के विषय में सोच भी थी। कलाम सही मायने में युग पुरुष थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी व्यक्ति का किसी पद पर पहुंचना अलग बात है और उस पद पर पहुंचकर अपने जीवन से दूसरों के लिए उदाहरण बनना अलग बात है। क्योंकि पावर या पोजीशन कई बार लोगों को भटका देते हैं। संविधान की शपथ तो कई लोग लेते हैं, पर कुछ वैसे हैं जिनका जीवन अपने आप में नियम, कानून और जीने का संविधान समेटे होता है। कलाम निश्चित तौर पर ऐसे ही थे। तो सबसे पहले बात उनके व्यवहार की। कैसे थे कलाम? कलाम अगर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण बनने में कामयाब हुए तो उसके पीछे कई वजहें थी। उनके जीवन की उपलब्धि उनके कामकाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका व्यवहार उन्हें अलग श्रेणी में रखता था। कलाम ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जिससे उनकी पहचान दूसरों से अलग बन गई। इसी में एक वाकया है बनारस का। हुआ ये कि बनारस में एक दीक्षांत समारोह में कलाम मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। कलाम जब समारोह में शामिल होने गए तो मंच पर बैठने की व्यवस्था देखकर बैठने से इनकार कर दिया। दरअसल मंच पर 5 कुर्सियां रखी थी, जिनमें से बीच वाली कुर्सी राष्ट्रपति के लिए निर्धारित थी। बाकी 4 कुर्सियां विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के लिए थी। कलाम साहब को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि राष्ट्रपति होने की वजह से उन्हें बड़ी कुर्सी दी गई है, उन्होंने बैठने से मना कर दिया। उन्होंने वो बड़ी कुर्सी कुलपति को ऑफर की। हालांकि कुलपति भी उस कुर्सी पर नहीं बैठे। फिर बाद में दूसरी कुर्सी की व्यवस्था की गई, जो मंच पर बैठे अन्य लोगों के बराबर थी। और कलाम दूसरों के साथ ही उनके बराबर की कुर्सी पर बैठते नजर आए। दरअसल सार्वजनिक जीवन में कलाम ने कई ऐसे उदाहरण पेश किए
जो दूसरों के लिए मिसाल की तरह है। कहा जाता है कि कलाम ने एक इमारत की दीवार की रक्षा के लिए उस पर टूटा हुआ कांच लगाने से मना कर दिया था। इसके पीछे उनका तर्क था कि दीवार पर कांच लगाना पक्षियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल छोटी छोटी कई बातें हैं जिनसे कलाम इतने बड़े हो गए कि सार्वजनिक जीवन का हर उदाहरण उनके सामने छोटा लगने लगा। ये भी कहा जाता है कि डीआरडीओ में कलाम के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति जब काम के दबाव की वजह से अपने बच्चों को प्रदर्शनी में नहीं ले जा सका तो कलाम खुद उनके बच्चों को साथ लेकर गए। यहाँ तक कि उनके त्रिवेंद्रम में रहने के दौरान एक मोची से मित्रता की बात भी कही जाती है। काम के दौरान कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफी वक्त बिताया था और केरल में उन दिनों उन्होंने एक मोची से दोस्ती भी कर ली थी और अक्सर उनसे मिलते भी थे। ये तो महज कुछ उदाहरण है। कलाम का पूरा जीवन जीने के तरीके से लेकर देश और समाज के लिए योगदान देने की दिशा में अतुलनीय है। शायद इसलिए कलाम अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कलाम साहब भौतिक तौर पर भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बताए आदर्श, उनके सिद्धांत और उनके बताए हुए उसूल आज भी हमारे बीच मौजूद है। आइए उनके बताए हुए इन चीज़ों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे हम चलें और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।